हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का ऐसा अनवांटेड प्रोडक्ट जो हमारे वाटर की क्वालिटी को लॉस करा दे, जिससे हमारे वाटर की क्वालिटी जो है वो इम्प्योर होने लगे, तो उन सारी चीज़ों को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वही चीज़ें कॉज करती हैं वाटर पॉल्यूशन। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी अनवांटेड एजेंट दैट मिक्सेस विथ वाटर and reduce its quality then water becomes harmful for health के लिए ये वाटर क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। तब हम इसको क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स किसके पॉल्यूटेंट्स? H2O, दैट इज वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स की अगर कैटेगरी देखी जाए तो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। अगर हम बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, दैट कैन बी एनी वायरस, दैट कैन बी एनी बैक्टीरिया, एनी वॉर्म, ठीक है, या एनी फंगस। ऐसी कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट जो पानी के साथ मिल जाए और वो पानी पॉल्यूटेड हो जाए, जिसको पीने से हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां फैल जाएं, तो उस तरह के एजेंट को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 में हम बात करते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट की। जब हम बात करते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट की, तो केमिकल पॉल्यूटेंट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक DDT, लाइक PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि DDT, PVC, इसका मतलब ये सारे ऐसे ऑर्गेनिक इफ्लुएंट हैं जो पानी में मिल रहे हैं और पानी को वो क्या करते हैं? गंदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर B में देख लीजिए, इनऑर्गेनिक में कुछ हेवी मेटल्स हो गए। सम हेवी मेटल्स कैन बी देयर लाइक Hg, निकल, फ्लोराइड, ETC। कुछ ऐसे हेवी मेटल्स होते हैं जो हमारे केमिकल पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, और जब ये वाटर में मिल जाते हैं तो ये वाटर को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको क्या दिखाया कि व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? किसी भी तरह के अनवांटेड प्रोडक्ट का पानी में मिलना, जिससे पानी की क्वालिटी इतनी घट जाए कि वो हमारे हेल्थ के लिए हैजार्ड बन जाए, तो हम इसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन के लिए जो एजेंट हैं उनको हम वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। दैट कैन बी बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, यानी कि कोई वायरस, बैक्टीरिया, वॉर्म, फंगस, कोई भी ऐसी चीज, लिविंग चीज जो पानी में मिल जाए और पानी को पॉल्यूटेड कर दे, उसको हम बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कहते हैं। दूसरा केमिकल पॉल्यूटेंट, जो केमिकल के फॉर्म में है, आइदर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक इफ्लुएंट और दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक इफ्लुएंट। उसके हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ाया गया कि कई सारे ऐसे हेवी मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेवी मेटल्स को लेकर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। तो देखते हैं, जैसे नंबर 1 हेवी मेटल्स में आप देखेंगे मर्क्यूरी जो होता है ये कॉज करता है मीना-माटा डिजीज। ठीक है, मरकरी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो पानी में अगर मिल जाए तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है मीना-माटा डिजीज, और ये बीमारी जापान में देखी गई है। और इस बीमारी की वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा ये बीमारी जापान में देखी गई क्योंकि वहाँ एक लेक हुआ करता था। दैट नेम ऑफ लेक इज मीना-माटा लेक, और इस लेक में बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी जो है वो मिक्स हो जाता था। तो उस लेक के अंदर जो भी फिश थी, ये फिश जब प्रेगनेंट वुमेन
इस फिश को जब प्रेग्नेंट वुमेन खाया करती थी तो इसके बाद जिस चाइल्ड का बर्थ होता था वो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली एबनॉर्मल चाइल्ड जो होते थे वो बर्थ लेते थे, ठीक है। तो यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन जैसे ही इस फिश को कैप्चर करती थी, चाइल्ड का जो बर्थ होता था दैट कैन बी मेंटली और फिजिकली वीक। वो बेबी जो होता था वो मेंटली और फिजिकली वीक हो जाता था। यानी कि अगर पानी में मर्क्यूरी मिलेगा, Hg मिलेगा, तो ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? दैट कॉज मीनामाटा डिजीज जो जापान में हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे अगले फैक्टर को। आवर सेकेंड फैक्टर, सेकेंड हेवी मेटल जो कि अगर पानी में मिल जाए तो ये क्या कॉज कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 इज निकेल। अगर हम निकेल की बात करते हैं तो निकेल जो होता है ये एक डिजीज कॉज करता है। द नेम ऑफ डिजीज इज इटाई। इसकी वजह से एक नया डिजीज कॉज हुआ जिसका नाम है इटाई। इस डिजीज में क्या होता है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज पर इसका अफेक्ट पड़ता है। सॉफ्ट टिश्यूज अफेक्टेड, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज अफेक्टेड जैसे कि ये हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कॉज करता है। यानी कि निकेल का पानी में मिलना ये इटाई डिजीज कॉज करता है जिसमें हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होना मतलब आपको हार्ट, किडनी, इन सब जगहों पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 2। उसी तरह से अगर हम नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट्स, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर हमारे वाटर के साथ मिलता है तो ये फ्लोराइड जो होता है ये टीथ के लिए काफ़ी डैमेज है। ये टीथ को डैमेज करता है, डैमेज टीथ। क्या डैमेज करता है ये टीथ को? टीथ पे ये येलोइशनेस लाने लगता है, दांत पे पीलापन आ जाएगा, और जो हमारे गम्स होंगे, गम्स स्वेल करने लगेंगे। यानी कि हमारे टीथ पर पीलापन नजर आने लगेगा और गम्स में स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये कुछ हेवी मेटल्स थे जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे थे, वाटर में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। सबसे मेजर वाटर पॉल्यूशन जो आपको एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में पढ़ाया है, उन्होंने हमें पढ़ाया है सीवेज के बारे में, कि हाउ द सीवेज आर प्रेजेंट और मिक्सेस विथ वाटर एंड दे आर पॉल्यूटिंग, how much polluting the water, it is already related with sewage। तो चलिए हम लोग इनके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, तीसरा भी कॉज है जो हमारे वाटर पॉल्यूशन का है, एंड दैट कैन बी नोन एज फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज जैसे कि रेडिएशंस, हीट, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे वाटर को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं। हाईली रेडिएटेड आइसोटॉप्स या हाईली रेडिएटेड वेव्स जो हैं उन सब की वजह से भी हमारा वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ पॉल्यूटेंट काम करती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाटर को पॉल्यूट करने के लिए 3 बेसिक कैटेगरी मैंने आपको बताई। एक जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है, दूसरा जो केमिकल पॉल्यूटेंट है, और तीसरा जो आपका फिजिकल पॉल्यूटेंट है। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट में बायोलॉजिकल एजेंट शामिल हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम केमिकल पॉल्यूटेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इफ्लुएंट शामिल हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको हेवी मेटल से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स पढ़ाए, जिसमें मर्करी मीनामाटा कॉज करता है, निकेल इटाई डिजीज कॉज करता है, और हमारा फ्लोराइड आयंस जो है ये टीथ की मॉल्टनिंग और टीथ को येलोइश कर देता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे बात की फिजिकल पॉल्यूटेंट जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, जैसे रेडिएशंस हो गए और हीट वगैरह हो गई। इनकी वजह से भी हमारा वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। ज़्यादा हीट होने से वाटर लेवल डाउन हो जाता है। आप देखते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, और पानी हमारे यहाँ की सप्लाई में या हमारे यहाँ के जो हैंडपम्प्स होते हैं उनमें पानी बहुत कम आता है। तो हीट भी क्या कर रहा है ना, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, वाटर का लेवल भी इससे डाउन हो जाता है, और काफ़ी एक्वेटिक लाइफ जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉल्यूटेंट को जो वाटर को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, दैट इज सीवेज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड वाटर पॉल्यूटेंट की, दैट इज डोमेस्टिक सीवेज। इट इज कॉमनली कॉल्ड डोमेस्टिक सीवेज। What is sewage students? Garbage plus water.
ठीक है। अब सीवेज क्या चीज़ होता है, तो हमारे घर से जो भी सूखे कूड़े कचरे निकलते हैं, जब वो नालियों के पानी के साथ मिल जाते हैं या किसी भी वाटर बॉडी के साथ उनको मिला दिया जाता है, तो उस कंप्लीट पॉल्यूटेंट को हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब ये गलियों से निकलकर, घरों की नालियों से निकलकर कहीं ना कहीं किसी बड़े वाटर बॉडीज में जाकर मिलते हैं, जैसे रिवर्स में जाकर मिलेंगे, पॉन्ड्स में जाकर मिलेंगे, लेक्स में जाकर मिलेंगे, और वहाँ मिलकर वो उस बड़ी सी वाटर बॉडी को टोटली पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो सीवेज जो है, जो डोमेस्टिक सीवेज है, इसको एक बहुत बड़ा सोर्स कहा गया है वाटर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इट कॉन्टेन मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इसके अंदर कई सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज शामिल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें कई सारे माइक्रोब्स शामिल होंगे। देयर कैन बी मेनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स ऑल्सो देयर, और ये सारी चीज़ें वाटर के साथ मिक्स हो रही हैं और वाटर को बना रही हैं पॉल्यूटेड। तो हमारा जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, इस एक्ट में 1974 में ये एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर में हमें ये बताया गया कि हमें किसी भी तरह के वाटर पॉल्यूटेंट को रोकना होगा। यानी कि घरों से निकलने वाला ये जो सीवेज है, इसको हमें पहले ट्रीट करना होगा, पहले इसका उपचार करना होगा, पहले इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी, तब हमें इसे वाटर बॉडीज़ तक जाने देना होगा। यानी कि सीधे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया। और सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम मोर हार्मफुल वाटर को, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, वेस्ट वाटर हम जिसको कहते हैं, मोर हार्मफुल वेस्ट वाटर को लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल फॉर्म, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है उसको हम लेस हार्मफुल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यही हमारा वाटर पॉल्यूशन एक्ट, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में दिया गया था, इसके ज़रिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। तो सीवेज ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ये इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ाया गया है। हमें इसे 12th क्लास के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ाया गया है, वहाँ हम इसकी डिटेल देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है। सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एरोबिक और एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेनी पड़ती है, और उसके बाद हम सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं लिटिल इन ब्रीफ कि हाउ वी कैन प्योर द सीवेज सो दैट वेस्ट वाटर रिमूवल कैन बी डन, यानी कि किस तरह से हम हमारे सीवेज को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस है। इफ़ वी आर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली प्रोसेस है दैट इज फिल्ट्रेशन। हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे और सेडिमेंटेशन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये एक वाटर टैंक है, इसके अंदर वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर के साथ इसमें कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट मिले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है, जैसे सपोज कीजिए चिप्स की पैकेट्स हो गई, ठीक है, शैम्पूज की पैकेट्स हो गई, कोई भी ऐसा कोई पॉलीथीन बैग हो गया, पॉलीथीन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें उस कचड़े में हैं और वो पानी के साथ मिल गई हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो बड़े साइज के वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे पैकेट्स, चिप्स की पैकेट्स, पॉलीथीन, जो भी ऐसा चीज़ है जो घरों से निकलता है, वो सारी चीज़ें फिल्टर करके हमने हटा ली, और जो भी पेबल्स वगैरह है, छोटे मोटे टुकड़े पत्थर वगैरह हैं, वो सेडिमेंटेशन से क्या होते हैं, नीचे सेट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको एक टैंक के अंदर पोर करेंगे। दिस इज नोन एज प्राइमरी टैंक।
आप इसको प्राइमरी टैंक कह सकते हैं। फॉर अ शॉर्ट टाइम इट इज नोन एज प्राइमरी टैंक। तो जब हम इस वाटर को इस टैंक में डालेंगे तो अब इसके अंदर से वो सारी सॉलिड गंदगी जैसे कि पॉलीथीन्स, जैसे कि शैम्पू सैशेट, जो भी ये सारी चीजें हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ एक वेस्ट वाटर रह गया है। दैट वेस्ट वाटर इज नोन एज इफ्लुएंट। इस वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं? इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट हम किसको कहते हैं? इस वेस्ट वाटर को कहते हैं। ठीक है, इस वेस्ट वाटर को हम एक प्राइमरी टैंक में डालेंगे। इस टैंक में पहले से प्रेजेंट होते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स, आपको पता है कि एरोबिक माइक्रोब्स का काम होता है कि वो किसी भी तरह के मिक्स कार्बन कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं। किसी भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो डिकम्पोज करते हैं। वो क्या करते हैं? धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन शुरू करते हैं। यानी कि यहाँ जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं ये काम करेंगे डिकम्पोजर्स का, और डिकम्पोजर्स करके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से ये ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। अब इस टैंक को जब हम अगले प्रोसेस के लिए लाएंगे तो यहाँ से हट चुके होंगे, माइनस हो चुके होंगे व्हाट? आपके ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट इसके अंदर मिक्स है वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या की? रिमूव कर दी। अब हम यहाँ पर सेकेंडरी टैंक का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी टैंक का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको फिर से डिटेल में पढ़नी है। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है कि अगर आपका सवाल आता है कि वाटर को सीवेज से बचाने के लिए हम सीवेज को कैसे साफ करें, तो इसके लिए आपको एक आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आप फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करके जो बड़े बड़े से वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हटा लो। उसके बाद जो गंदा पानी रहता है उसको हम एक दूसरे टैंक में डालते हैं। दिस टैंक इज नोन एज प्राइमरी टैंक। इसमें एरोबिक माइक्रोब्स होता है जो डिकम्पोजिशन करके ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म कर देता है। अब हम जब सेकेंड टैंक की बात करेंगे तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एनएरोबिक माइक्रोब्स। एनएरोबिक माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहकर अपना काम करते हैं, है ना। और यहाँ से जो भी वाटर इसके अंदर आया, इस वाटर को ये प्यूरिफाई करना शुरू कर देते हैं। दे प्यूरिफाई द वेस्ट वाटर। यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है ये इसको क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। और प्यूरिफाई करने के बाद यहाँ से गैसें प्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे कि मीथेन, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर में जो भी चीज़ें हार्मफुल फॉर्म में प्रेजेंट थी वो अब गैस के फॉर्म में क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं। और ये पानी तब जाकर नदी और तालाब में डाला जाता है, क्योंकि जब ये पानी नदी और तालाब में जाएगा तो अब ना तो इसमें कोई सॉलिड वेस्ट होगा, ना ही इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक डीडीटी वगैरह जो भी केमिकल्स हैं वो भी ऑलरेडी इसमें से हट गए हैं। और तीसरे नंबर पे अगर कोई इनऑर्गेनिक चीज़ शामिल थी तो उसको भी एनएरोबिक माइक्रोब्स ने प्यूरिफाई कर दिया और उस इनऑर्गेनिक चीज़ को उसने अलग अलग गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये गैसें वापस चली जाती हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, और जो पानी होता है वो लेस हार्मफुल हो जाता है और आराम से इसको नदी और तालाब में डाल दिया जाता है, ताकि नदी और तालाब की जो मछलियां हैं उनका एक्वेटिक लाइफ जो है वो डैमेज ना हो। अगर डायरेक्ट घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा पानी में मिलकर, नालियों के पानी में मिलकर तालाबों में जाता तो वो पॉइजनस रहता। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उनको वो डैमेज करता, फिर मछलियों से वो इंसानों के अंदर आता। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको लेस हार्मफुल बनाने की कोशिश की। इसमें हमने एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लिया, जिसकी मदद से फाइनली हमने जो भी वेस्ट है उसको गैस के फॉर्म में रिमूव कर दिया, और जो पानी बच गया तब जाकर हमने उसको फ्रेश वाटर की तरह, यानी कि फ्रेश वाटर सोर्स में जो भी रिवर और लेक्स है उसके साथ मिक्स किया, ताकि वो बहुत ही कम हार्मफुल रहे और हमारी एक्वेटिक लाइफ हो जाए सेफ। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, दैट इज नोन एज सीवेज। तो ये था हमारा सीवेज का प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे वाटर के पॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्यों इतना राइज कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे हम उसको कंट्रोल करें। तो जब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की, तो हमारे एनसीईआरटी में एक टर्म हमें मिला, दैट इज नोन एज बीओडी, जिसको हम क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। एंड इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, दिस इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हम इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी
कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीओडी क्या होता है। सपोज कीजिए एक बड़ा सा पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर वाटर है, लेकिन ये जो वाटर है ये सीवेज वाटर है। सीवेज जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया, यानी कि यहाँ पे पानी जो है वो पॉल्यूटेड वाटर है। सीवेज इज व्हाट? इट इज पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर, यहाँ पर बहुत तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे। इस पानी में बहुत तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, क्योंकि ये हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है जो कि पानी में मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर बहुत तरह के बायोकेमिकल्स, बायोलॉजिकल वेस्ट होंगे जो शामिल होंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ माइक्रोब्स, दीज आर एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स का मतलब दे नीड ऑक्सीजन टू डिकम्पोज, यानी कि अब हमें इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करना है, यहाँ से हमें पॉल्यूशन को खत्म करना है। तो पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए जो हमारी हेल्प करने वाले हैं वो हैं एरोबिक माइक्रोब्स। जैसे जैसे ये एरोबिक माइक्रोब्स इसके अंदर के पॉल्यूशन को खत्म करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। हम क्या कहते हैं इसको? डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये माइक्रोब्स क्या है? एरोबिक, तो डिकम्पोजिशन करने के लिए इन्हें जरूरत होगी किसकी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। दे नीड ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है, वरना ये पूरा पॉन्ड जो होगा वो पॉल्यूटेड रहेगा, और पॉन्ड के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी स्मॉल फिश है, जो भी फाइटोप्लैंक्टन है, जो भी जू प्लैंक्टॉन्स है, वो सारे के सारे क्या होंगे? डैमेज होने लगेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें इस माइक्रोब के ज़रिया ऑक्सीजन की सप्लाई अगर अच्छी रहेगी तो ये माइक्रोब तेज़ी से काम करेगा और सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को ये क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा उतना ही कम होगा उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल। आप ध्यान से समझें इस बात को, पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उतना ही कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल। इसके पीछे वजह है, वजह ये है कि पॉल्यूटेड वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत सारी एल्गीज की फैमिली डेवलप होती है। उसके पूरे सरफेस पर क्या रहते हैं? देयर इज अ फैमिली ऑफ एल्गी, और इस फैमिली को एनसीईआरटी ने कहा एल्गल ब्लूम। एल्गी की फैमिली होती है जिसको एनसीईआरटी ने पढ़ाया एल्गल ब्लूम। अक्सर वैसा पॉन्ड या लेक जहाँ पर पॉल्यूशन का सोर्स ज़्यादा है, जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा हैं, वहाँ पर पूरे सरफेस पर एल्गी जो होती है वो छा जाती है, और एल्गी के छा जाने को एल्गल ब्लूम कहा गया। अब इस एल्गी की वजह से एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन इस तालाब के अंदर आ रहा था उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं आ पाता। तो अब देखिए, पहले से इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है और इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल हो गई है कम, तो कम लेवल में O2 का लेवल अगर कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये डिमांड करेगा। ये किस चीज़ की डिमांड करेगा? ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, और इसी डिमांड को हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वजह क्या है? वजह यह है कि ऑक्सीजन घट गया है तो ये एरोबिक माइक्रोब्स विदाउट ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ही जाकर ये क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे, और डिकम्पोजिशन करके इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वाटर के अंदर ये इसको रिमूव करेंगे। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारे एरोबिक माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे बीओडी जो होगा उसका रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन इसमें अच्छा सा होता, अच्छे से अमाउंट में प्रेजेंट होता, तो बीओडी का रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ दिखाऊँ आपको, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जैसे जैसे अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो बीओडी अपने आप क्या हो गया है, कम हो गया है। आप देख सकते हैं बीओडी का रेट कम हो रहा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का रेट बढ़ रहा है। यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो बीओडी अपने आप कम हो गई है, यानी कि पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा घुली हुई है, आप देख सकते हैं डीओ जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का रेट अगर ज़्यादा है तो बीओडी का रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो मतलब ये है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स को ऑलरेडी क्या मिलने लगेगा, ऑक्सीजन मिलने लगेगा और वो डिमांड नहीं करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बीओडी। आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, उसमें इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि जब हमारे एरोबिक माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो पानी में मिले हुए ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करे, तो उस डिमांड को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होता है उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी ऑक्सीजन की, जितना कम पॉल्यूटेड होगा उतना कम होगा इसका डिमांड। और पॉल्यूटेड वाटर जो होते हैं उनके सरफेस पर पूरी तरह से एल्गी डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि एल्गी जो होती हैं उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो डेवलप हो सके। तो जब पूरे सरफेस पे एल्गी छा जाती है देन इट इज़ नोन एज एल्गल ब्लूम, तब हम इसको क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और एल्गल ब्लूम। इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होती है, ये सारे टर्म्स हम करेंगे डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे। और मुझे इस बात को बिल्कुल आपसे ये कहना है कि वीडियोस काफ़ी लेट हो जाती हैं आने में स्टूडेंट्स, लेकिन वीडियोस को रेगुलर करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह की वीडियोस आपको मिलेगी, नीट लेवल भी मिलेगा आपको, आपके नीट के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आई नो वेरी वेल। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप प्लीज़ सपोर्ट करिए और साथ दीजिए। वीडियोस आने में लेट तो होती हैं, लेकिन वीडियोस आपको जो भी दी जाती हैं वो कंप्लीट एग्ज़ाम लेवल वीडियोस होती हैं। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए एंड सपोर्ट आरबीसी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में वेरी सून, रियली वेरी सून वी विल मीट। थैंक यू सो मच।